हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश की, मतलब ये तीनों पार्टनर्स हैं, अनिल, सुनील एंड सुरेश। और प्रॉफिट शेयरिंग एंड लॉसेस इक्वली, यहाँ पे इक्वली बोला है, मतलब वो तीनों के तीनों है ना, जो भी प्रॉफिट है एंड लॉसेस है वो इक्वली शेयर करने वाले हैं। अगर सपोज यहाँ पे इक्वली वर्ड भी नहीं दिया होता, आपको ओल्ड रेशियो भी मेंशन नहीं किया होता, कुछ भी नहीं दिया होता, अगर आपका सम साइलेंट होता तो भी है ना आपको इक्वली लेना होता। वो आपको ध्यान में रखना है कि जब सम साइलेंट होता है तो हम इक्वली लेते हैं। यहाँ पे मेंशन किया है कि इक्वली है, तो मतलब तीनों भी पार्टनर 1:1:2 के रेशियो में शेयर करने वाले हैं प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अभी बैलेंस शीट दिया 31 मार्च 2019 की, जिसमें क्रेडिटर्स दिया हुआ है 20,300, बिल्स पेबल दिया है। तो हमें चेक करना है कि क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल के अमाउंट में कुछ इंक्रीज डिक्रीज है क्या। अगर वो होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें ना उसका डिफरेंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाना होगा। और बाकी हम जो नेट अमाउंट है वो फिर हम न्यू बैलेंस शीट में दिखाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जनरल रिजर्व दिया है, तो ये जो जनरल रिजर्व है ये तीनों भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 का है, मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वली वो लोग शेयर करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे 13,500 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो मतलब 4,500 सबके हिस्से में, तीनों के हिस्से में आएगा, इक्वली ही आने वाला है। तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम बाय जनरल रिजर्व करके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन नेक्स्ट यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया है, अनिल, सुनील एंड सुरेश, उनके कैपिटल बैलेंसेस दिए हुए हैं। तो ये जो कैपिटल बैलेंसेस है ये हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसमें क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके हम रिकॉर्ड करेंगे उनके कॉलम्स के अंडर में, अनिल, सुनील एंड सुरेश के। देन नेक्स्ट यहाँ पे हमें दिया हुआ है एसेट्स। तो एसेट्स में सबसे पहले दिया हुआ है बैंक। तो बैंक बैलेंस में हम देखेंगे कोई अमाउंट आ रहा है, कोई एसेट सेल हो रहा है या कहाँ से इनको इनकम हो रही है, तो उसके बाद में या फिर कोई पेमेंट करना होगा। यहाँ पे रिटायरमेंट का केस है, तो अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको पेमेंट करना होगा तो यहाँ पे डिक्रीज या इंक्रीज जो भी होगा उसके बाद में ये जो बैंक का बैलेंस है वो हमको आउटर कॉलम में नई बैलेंस शीट में भी लिखना होगा, एडजस्ट करने के बाद अमाउंट को। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है डेटर्स। तो डेटर्स का अमाउंट 18,000 दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये आरडीडी जो बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है ओल्ड आरडीडी है, तो अभी इसमें हमें चेक करना होगा अगर इस आरडीडी में कुछ इंक्रीज है या डिक्रीज है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमको है ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट हम बनाएंगे उसमें भी इसका इफेक्ट हमें दिखाना होगा। तो हम चेक करेंगे कि एडजस्टमेंट में हमें क्या बोला है, उसके बाद ही नई बैलेंस शीट में जो डेटर्स का जो नेट अमाउंट होता है वो आउटर कॉलम में आता है। उसके पहले हम ग्रॉस को कंसिडर करते हुए इनर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर उनका जो 17,500 दिया है ये एसेट है, इस पे भी हम देखेंगे इंक्रीज डिक्रीज है क्या। इंक्रीज डिक्रीज है तो उसका इफेक्ट है ना रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी आएगा। यहाँ पे बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग द सेम थिंग, इंक्रीज डिक्रीज है तो उसके अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी हमें इफेक्ट दिखाना होगा और हमें नया अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस शीट में दिखाना होगा, न्यू बैलेंस शीट में। देन मशीनरी की भी वही बात है, फर्नीचर के लिए भी वही केस है कि हमको इंक्रीज डिक्रीज चेक करना है, इन पे कोई डेप्रिसिएशन या कोई इंक्रीज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली हमको चेंजेस करना होगा, नया अमाउंट हमें न्यू बैलेंस शीट में लिखना होगा। और जो डिफरेंस होगा अमाउंट में, ये जो ओल्ड अमाउंट दिया हुआ है एंड नए अमाउंट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखाना होगा। फिर यहाँ पे देखिए आपको बैलेंस शीट के अंडर में गुडविल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे आपका ऑलरेडी बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। अब आपको देखना है कि ये है ना इसमें कोई रीवैल्यूएशन अमाउंट, मतलब इसमें कोई नया अमाउंट आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज आ रहा है या गुडविल को राइट ऑफ करने बोल रहे हैं क्या, वो उसके अकॉर्डिंगली हमको इसका एडजस्टमेंट करना होगा। तो नीचे टर्म्स में हम रीड करेंगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑन 1 अप्रैल 2019 सुरेश रिटायर हो रहा है, सुरेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, वो फर्म से रिटायर हो रहा है फॉलोइंग कंडीशंस के ऊपर। जहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, लैंड एंड बिल्डिंग है वो इंक्रीज होगा, लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट अप्रिसिएशन होगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे जो 70,000 दिया है उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे तो 7,000 आएगा, तो मतलब 7,000 का इंक्रीज होगा वो हमें है ना ऐड करना होगा लैंड एंड बिल्डिंग में, और 77,000 नई बैलेंस शीट में आएगा और वो 7,000 हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाना होगा। फिर यहाँ पे जो कंप्यूटर बी रिड्यूस्ड दिया है 1,900, मतलब रिडक्शन हुआ एसेट्स में, रिडक्शन मतलब डिप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में 1,900 रिकॉर्ड करेंगे। और फिर है ना यहाँ पे जो कंप्यूटर दिया उसमें से हमको 1,900 माइनस करना होगा, उसके बाद में जो नेट अमाउंट आएगा 15,600 का वो आउटर कॉलम में चला जाएगा।
देन यहाँ पे डेटर्स दिया, डेटर्स वर ऑल गुड, मतलब बोला है कि डेटर्स पूरा का पूरा गुड है, क्लियर है, मतलब उसमें कोई भी आरडीडी बाय डेप्थ वगैरह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपको फिर स्टेटमेंट भी दे दिया कि आरडीडी वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, तो मतलब आरडीडी आपको क्या रिजर्व रखने की जरूरत ही नहीं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप्स की जरूरत ही नहीं, मतलब ये 900 पूरा का पूरा है ना आपका यहाँ से हट जाने वाला है, मतलब आपका जो डेटर्स है वो 18,000 आने वाला है नई बैलेंस शीट में। इसका मीनिंग ये होता है कि अभी आरडीडी आपको कैलकुलेट ही नहीं करनी है, तो मतलब ये जो आपने रिजर्व रखा था आरडीडी का, ये एक तरीके से अभी करना नहीं है, इसका मतलब ये बेनिफिट है। इसके लिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में हम ये आरडीडी हमको दिखाना होगा, और है ना नई बैलेंस शीट में डेटर्स का अमाउंट 18,000 हम दिखाएंगे। देन नेक्स्ट हमको यहाँ पे दिया मशीनरी बी वैल्यूड एट 9,400, यहाँ पे मशीनरी का 10,000 दिया है और यहाँ पे है ना मशीनरी 9,400 दिया, मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है 600 रुपीज का, वो डिप्रिसिएशन करके हमको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में लिखना होगा। और आउटर कॉलम में मशीनरी की हम 9,400 लिखेंगे, इनर कॉलम में तो हम जैसे ये जितने भी एसेट्स के ऊपर एडजस्टमेंट आ रहे हैं वो सब अमाउंट हमको इनर कॉलम में पहले लिखने हैं, राइट। तो यहाँ पे 9,400 आउटर कॉलम में आएगा। फिर यहाँ पे देखिए गुडविल से रिलेटेड बोला है कि गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट, गुडविल है जो फर्म का उसकी वैल्यूएशन करनी है 16,500 तक, मतलब उसको करना है फर्म ऑफ द फर्म बी वैल्यूड। तो यहाँ पे कोई राइट ऑफ वगैरह बात नहीं है, मतलब ये गुडविल पहले से आपको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है, मतलब ये 16,500 का अब दिखाई देगा इंस्टेड ऑफ 12,000, नई बैलेंस शीट में 16,500 का दिखाई देगा। और इनके बीच में जो डिफरेंस है 4,500 का, 16,500 से ये अब मतलब 12,000 से ये 16,500 हो रहा है, तो 16,500 माइनस 12,000 करोगे तो 4,500, तो ये जो 4,500 है वो हमें क्या करना होगा, ये जो डिफरेंस है ये इनकम हुई, मतलब पहले कम था गुडविल का अमाउंट अब ज्यादा हो गया, मतलब यहाँ पे ये है ना इनके लिए बेनिफिट वाली बात होगी, तो इनके कैपिटल में ये ऐड होना चाहिए, कैपिटल में ऐड होना चाहिए। तो ये 4,500 हम तीनों भी पार्टनर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,500 तीनों के हिस्से में चला जाएगा और उनके कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में बाय गुडविल कि हम ये लिखेंगे डिफरेंस का अमाउंट, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि फर्नीचर वर्ड सोल्ड एट 21,800, मतलब यहाँ पे फर्नीचर के सेल की बात आ गई कि फर्नीचर है ना 20,000 का था, वो है ना कितने में बिक रहा है 21,800 में, मतलब जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 1,800 का डिफरेंस आ रहा है। ये 1,800 क्या है, ये प्रॉफिट हो गया। कोई भी अब एसेट्स को सेल करने पे अगर ज्यादा अमाउंट में सेल होता है बुक वैल्यू से ज्यादा में, तो मतलब प्रॉफिट हो गया। तो 1,800 का प्रॉफिट है ना हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना है, एज वेल एज ये जो 21,800 सेल करने पे तो अमाउंट आया ना, तो ये जो 21,800 हमको क्या करना है, यहाँ पे जो बैंक अमाउंट दिया है 8,400 उसमें ऐड करना है, हमको उसमें इंक्रीज करना है, प्लस करना है। तो ये जो बैंक का अमाउंट है ना, हम यहाँ हमारी जो एसेट्स के अंडर में जैसे हम ऑलवेज करते हैं अंदर कॉलम में ही हमें ना 8,400 प्लस 21,800 करेंगे। और उसके बाद देखिए आगे क्या बोला कि पार्ट पेमेंट ऑफ, मतलब है ना यहाँ पे ना पूरा अमाउंट ना देखे ना पार्टली पेमेंट किया है 15,000, 15,000 है ना सुरेश को देने बोल दिया बाय आरटीजीएस। आरटीजीएस मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये बैंक के थ्रू मतलब होता है, आरटीजीएस बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है ना सुरेश को 15,000 है ना आरटीजीएस करने बोल दिया, मतलब यहाँ बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है 8,400 फिर हमें प्लस 21,800 फर्नीचर को सेल करने पे रिसीव हुआ वो, उसमें से माइनस 15,000 करना होगा। तो बाद में जो नेट अमाउंट आएगा वो आउटर कॉलम में बैंक के बैलेंस में एसेट्स के अंदर में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट करना होगा। एंड बोला कि एंड बैलेंस मतलब रिमेनिंग बचा हुआ 15,000 तो क्या उसको आरटीजीएस कर देना है सुरेश को, क्योंकि सुरेश रिटायर हो रहा है, और जो बचा हुआ है वो है ना लोन अकाउंट में, उसके लोन अकाउंट में दिखाना है, मतलब हम पूरा का पूरा उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं। अनिल क्या बोल रहे हैं कि आप अपना बिजनेस में पैसा रखो एज अ लोन, हम 15,000 दे देते, बाकी का आप एज अ लोन हम कंसिडर करेंगे, हम लायबिलिटीज के अंडर में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होगा लोन का अमाउंट जब आप पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करोगे तब। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको है ना प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्लोज करना होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और वहां से 15,000 का पेमेंट भी दिखाना है, फिर लोन डिफरेंस आएगा वो लोन होगा। तो जैसे आपने पहले भी प्रीवियस सम्स किए, तो अभी हम सम सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है, एंड बैलेंस शीट ऑफ अनिल एंड सुनील की बैलेंस शीट, नई बैलेंस शीट मतलब बनाने बोला है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो इस तरीके से आपको ये सम करना है। मैंने फॉर्मेट रेडी रखा है, तो हम है ना लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, एक एक आइटम को एंटर करना। तो लायबिलिटीज के अंडर में सबसे पहले क्रेडिटर्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ न्यू बैलेंस शीट में
अपर इसमें कैपिटल अकाउंट्स लिख के अपर लाइंस में लीव कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के नेम है यहाँ पे अनिल एंड सुनील, वो कंटिन्यू करने वाले हैं। सुरेश रिटायर होने वाला है, तो हम अनिल एंड सुनील का नेम लिख के लीव कर देते हैं। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है, राइट। तो क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया उस हिसाब से, राइट। तो क्रेडिटर्स को हम आउटर कॉलम में 20,000 to 20,300 रिकॉर्ड कर लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमको दिया है बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम बिल्स पेबल रिकॉर्ड कर लेंगे 10,600 इस तरीके से। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो दिया है वो जनरल रिजर्व दिया है, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में हमको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। तो हम बाय जनरल सेकंड लाइन में, फर्स्ट लाइन हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख देते हैं। यहाँ पे हम कैपिटल बैलेंस को लिखने वाले हैं, यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, और यहाँ पे जो बैलेंस है हम वर्किंग नोट में कर लेते हैं। क्या बोला, जनरल रिजर्व का अमाउंट जो दिया 13,500 दिया, राइट। और बोला इक्वल रेशियो है यहाँ पे, तो जनरल रिजर्व इज इक्वल्स टू 13,500 दिया, राइट। तो हम क्या करेंगे, अनिल का शेयर एक का निकालेंगे तो सबका आपको मिल जाएगा, राइट। तो 13,500 को हमको डिवाइड बाय 3 करना है, 3 इक्वल पार्ट्स करने हैं इसके। तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1 लेफ्ट, राइट। सो 3 5 ज़ा 15 एंड 0 0, तो मतलब 4,500 आया। तो हर एक दिस विल बी फॉर ईच 4,500 फॉर ईच, क्योंकि इक्वल रेशियो ₹4,500 फॉर ईच, हर एक जन के उसमें रिकॉर्ड करना है हमको, बिकॉज इक्वल रेशियो 1:1 का रेशियो है, इसीलिए सबको अभी दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फॉर ईच मतलब यहाँ पे सुनील एंड अनिल का, सुनील एंड सुरेश अनिल का निकाला हमने, तो सबका यही सेम अमाउंट आने वाला है। तो हम जनरल रिजर्व यहाँ पे 4,500 हम रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये ओल्ड रिजर्व्स है। तो पार्टनर रिटायर हो रहा है सुरेश, इसके लिए हमको ये बांट देना है तीनों में, राइट। अब इसके बाद में है ना एसेट्स में बैंक दिया हुआ है, तो बैंक को हम डाउन यहाँ पे बैंक लिखकर और यहाँ पे अंदर ही ब्रैकेट करके हम 8,400 लिख लेते हैं। बाद में कोई इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से हम पेमेंट अगर है कोई है उसके हिसाब से लिखेंगे अमाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो दिया है डेटर्स, और डेटर्स पे आप हमने एडजस्टमेंट के हिसाब से रीड किया, तो पता है कि डेटर्स पे अभी कोई आरडीडी रहने वाला नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, डेटर्स को डायरेक्ट आउटर कॉलम में ग्रॉस अमाउंट 18,000 ले लोगे, 18,000 ग्रॉस अमाउंट ले लोगे, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे आरडीडी है वो नहीं रहने वाला है, नो लॉन्गर। आपको क्या करके रखना है, उसके लिए टेक्स्ट बुक में आपके मार्किंग रखनी है। तो जैसे टेक्स्ट बुक आपके पास है तो टेक्स्ट बुक में आपको उसको मार्किंग रखनी है, स्टार रखना है कि भाई अभी ये नो लॉन्गर मतलब अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट है ना कहाँ पे लिख लेना, ये जो अमाउंट है 900 का, इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख लेना है। और ये जो ग्रॉस अमाउंट है 18,000 का, ये हमें आउटर कॉलम में दिखा देना है। तो इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, 18,000 डेटर्स आउटर कॉलम में दे दिया, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो मैंने यहाँ पे बनाया है, पर्टिकुलर से अमाउंट रुपीज़ लिखना भूल गई है, अमाउंट रुपीज़। और ये एक तरीके से अब आरडीडी नहीं रहेगा, तो मतलब बेनिफिट हो गया ना। तो आप बाय इसको आरडीडी अकाउंट करके रिकॉर्ड कर लोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट साइड में 900 रुपीज़, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को आपको इनर कॉलम में लिखना है। कंप्यूटर के ऊपर रिडक्शन का मतलब डेप्रिसिएशन आने वाला है, तो हम यहाँ पे कंप्यूटर्स, और जो 17,500 है वो लिख लेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट दिया है वो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग, इसमें भी एप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आने वाला है, तो अमाउंट को इनर कॉलम में ही लिख लेते हैं हम, 1 लाइन लीव कर देते हैं।
फिर जो नेक्स्ट हमको दिया है वो है मशीनरी। मशीनरी का भी रीवैल्यूड अमाउंट दिया है, राइट। तो इसको भी हम इनर कॉलम में पहले अमाउंट को लिख लेते हैं 10,000 को। फिर जो नेक्स्ट दिया है आपको वो है फर्नीचर। फर्नीचर है तो उस फर्नीचर में तो आपको बोला कम्प्लीटली सोल्ड है, तो यहाँ से ये हट जाने वाला है। फर्नीचर अब हमको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आप जब देखोगे, जब ये एडजस्टमेंट्स, मतलब अभी मैं आपको हार्ड कॉपी में वैसे दिखा रही हूँ, आप अभी जैसे हमने एडजस्टमेंट रीड किया कि फर्नीचर सोल्ड हो गया है, राइट, तो वो पूरा का पूरा सोल्ड हो गया, पार्टली पेमेंट भी नहीं, तो आप यहाँ से कैंसिल कर दोगे। अभी यहाँ पे आपका नहीं आएगा, ये आपका यहाँ पे फर्नीचर फिर से आपकी बैलेंस शीट में नहीं अपीयर होने वाला है, तो आप उसको कैंसिल कर दोगे। ये अभी बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा क्योंकि ये सेल हो गया, सोल्ड हो गया है, राइट। तो यहाँ पे अभी हमको फर्नीचर लिखने की भी जरूरत नहीं है। फिर उसको क्या है, फिर हमको उसका इफेक्ट दिखाने में प्रॉब्लम होती है ना। अगर यहाँ पे पार्टली फर्नीचर हुआ होता तो फिर हम उस तरीके से इफेक्ट दिखाते, रिडक्शन वगैरह, राइट। तो यहाँ पे कोई फर्नीचर नहीं आने वाला, अभी वो सेल हो गया है। और फिर नेक्स्ट जो है वो हम लिखेंगे गुडविल। तो गुडविल का यहाँ पे गुडविल, और गुडविल पे हमको इंक्रीज है बाद में, तो यहाँ पे पहले 12,000 लिख देते हैं, ठीक है। फिर वो एप्रिसिएशन हमको डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। तो इस तरीके से ये दिखा के फिर अब हम एडजस्टमेंट्स पे आएंगे, मतलब टर्म्स पे आएंगे। तो टर्म्स में लैंड एंड बिल्डिंग को अप्रिशिएट करने बोला है, तो ऐड सबसे पहले एप्रिसिएशन, आपको 10% कैलकुलेट करने बोला है। तो पहला आपका जनरल रिजर्व था, अभी 10% एप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, BLDG, लैंड एंड बिल्डिंग। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0 गॉट कैंसिल विद दिस 0 एंड दिस गॉट कैंसिल विद दिस 1। तो कितना आ गया 7,000। तो मतलब 7,000 आपको एप्रिसिएशन ऐड करना है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 7,000 प्लस करेंगे तो आउटर कॉलम में आपका 77,000 इस तरीके से आ जाएगा। और ये जो 7,000 का है इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना है, ये एप्रिसिएशन हो रहा है तो आपको क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के बाय लैंड एंड बिल्डिंग। यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट एक ही है, लेकिन आपको अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ऐसे क्वेश्चन में बोला कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, तो आपको वही हेडिंग देनी है, ठीक है। यहाँ पे आप 7,000, और आपको दोनों भी टर्म्स पता होने चाहिए, दोनों भी वर्ड्स पता होने चाहिए, राइट। ये अकाउंट के जो रीवैल्यूएशन, जहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर रिड्यूस्ड, राइट। तो कंप्यूटर यहाँ पे आपको परसेंटेज अमाउंट नहीं दिया, आपको डायरेक्ट अमाउंट दिया, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे, माइनस डिप्रिसिएशन, रिडक्शन हो गया कंप्यूटर के प्राइस में। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन करके आपको 1,900 माइनस करना है। माइनस करोगे तो 0 0, 15 - 9 तो पॉसिबल नहीं है, राइट। तो यहाँ पे 6 एंड ये 5 - 9 पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो 15 - 9 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 6, राइट। एंड 6 - 1 क्या, तो 5 एंड 1, तो 15,600 आपका अमाउंट आया। अभी 1,900 आपको डेप्रिसिएशन करके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में भी टू कंप्यूटर अकाउंट, जो वैल्यू में रिडक्शन होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, एसेट्स की वैल्यू में रिडक्शन होता है, तो ठीक है, इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर जो नेक्स्ट दिया है वो है डिटेल्स नो RDD लॉन्गर, वो तो हमने पहले ही एडजस्ट कर दिया क्योंकि हमने है ना वहाँ पे मार्किंग की टेक्स्ट बुक में, राइट, क्वेश्चन के अंदर ही। फिर है ना बोला है मशीनरी इज़ वैल्यूड एट 9,400, तो यहाँ पे आपको 9,400 आप आउटर कॉलम में लिखोगे पहले, मतलब यहाँ पे 9,400 की वैल्यूएशन, मतलब वैल्यू की रीवैल्यूड अमाउंट दिया है, नया अमाउंट 9,400। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 600 का, तो वो डेप्रिसिएशन हो गया। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन, इस तरीके से आपको लिखना है। और ये डेप्रिसिएशन आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम जो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट, तो वो ही रूल एप्लीकेबल है नॉमिनल अकाउंट के लिए। यहाँ पे 600 रिकॉर्ड कर लेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट जो दिया है गुडविल का 16,500, नया अमाउंट 16,500, तो आउटर कॉलम में 16,500, राइट। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4,500 का डिफरेंस है, राइट।
ये क्या है, एक तरीके से नया रीवैल्यू, आफ्टर रीवैल्यू मतलब ये एप्रिसिएशन। लेकिन इसको है ना हमें आपको याद रखना है कि ये जब भी गुडविल का ये एप्रिसिएशन वगैरह है ना, ये आपको है ना एप्रिसिएशन कभी भी है ना इसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाना है। ये आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट टू द पार्टनर्स। ये क्या करना है, एप्रिसिएशन ये वाला जो है वो आपको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो ये हमें ना जो गुडविल का यहाँ पे बाय गुडविल करके यहाँ पे सारे के सारे जो पार्टनर्स है ना, 3 पार्टनर है राइट, बाय गुडविल अकाउंट यहाँ पे दिखाना है इसका हमको इफेक्ट। हमको इसको रीवैल्यूएशन में नहीं दिखाना होता है। तो ये जो है ना हमारा एप्रिसिएशन वाला अमाउंट, गुडविल एप्रिसिएशन, ठीक है। मैं ये भी लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहेगा। जो एप्रिसिएशन होता है तो यहाँ पे आता है। और गुडविल के अमाउंट में अगर डिक्रीज होता, अगर डाउन हो जाता है रेट 12,000 से 10,000 हो जाती है, तो हम फिर डेबिट साइड में उसका जो डेप्रिसिएशन मतलब डिक्रीज हुआ अमाउंट है वो लिखते। तो अब हम गुडविल को क्या करेंगे, कितना आया डिफरेंस, 4,500 का आया। तो 4,500 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों भी पार्टनर में राइट। तो गुडविल एप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल्स टू 4,500 है, ठीक है। अब ये 4,500 में हमको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है तीनों को। तो अनिल्स शेयर, पार्टनर शेयर करके भी आप लिख सकते थे। तो 4,500 डिवाइड बाय आपको 3 करना है, 3 इक्वल पार्ट्स करना है। तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे भी 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो 1,500 फॉर ईच। तो ये कहाँ पे जाएगा, कैपिटल में चला जाएगा। ये कैपिटल में हमको इसको दिखा देना है राइट। तो कैपिटल में जब एप्रिसिएशन होता है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं, क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तभी 1,500 हम यहाँ पे दे देते हैं। हम यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस लिखे नहीं है, वो हमको लिखना है। यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमको बैलेंस शीट से जो ओल्ड बैलेंस शीट है वहाँ से कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 43,600 अनिल का कैपिटल बैलेंस और 35,000 ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, और फिर 32,000 इस तरीके से आपको लिख लेना है। अभी लास्ट क्या है, लास्ट एडजस्टमेंट है वो फर्नीचर वर सोल्ड एट 21,800। वो फर्नीचर हमने यहाँ से रिमूव कर दिया था कि यहाँ पे अभी नई बैलेंस शीट में नहीं आएगा। तो लेकिन उसका अमाउंट आएगा बैंक में। बैंक में वो 21,000 जो 800 है उतने में वो फर्नीचर बिका। ये ना सेल होने पे, सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड की वैल्यू है। फर्नीचर सेल करने पे आपको, फर्नीचर सेल करने पे ये अमाउंट है ना आपको यहाँ पे फर्नीचर सेल करने पे 21,800 है वो ऐड करना है। और उसके बाद में यहाँ पे आपको पार्टली पेमेंट का बोला है कि पार्टली 15,000 पे, तो माइनस 15,000 करना है। और ये जो माइनस 15,000 है इसका आपको क्या करना है, जो इफेक्ट है वो आपको दिखाना पड़ेगा इसका इफेक्ट। इवन ये जो 21,800 का फर्नीचर सोल्ड है, मैं आपको यहाँ पे इसका एडजस्टमेंट दिखा देती हूँ, बेटर रहेगा। फोर्थ जो है फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड का जो अमाउंट है, सेलिंग प्राइस कितना है 21,800। एंड बुक वैल्यू जो फर्नीचर की है जो बैलेंस शीट में दी है वो दी है 20,000 राइट। तो यहाँ पे है ना सेलिंग प्राइस इज मोर है, तो 1,800 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब गुडविल का हम नहीं दिखाते, लेकिन ये है ना हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाना है 1,800। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाय फर्नीचर अकाउंट और यहाँ पे 1,800 हम इस तरीके से रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। और है ना यहाँ पे तो हमने ऐड कर ही लिया बैंक बैलेंस में राइट। तो ये इसका जो इफेक्ट होता है डिफरेंस का, ये जो हमने दिखा दिया राइट। ये बुक वैल्यू बोले तो बैलेंस शीट में, ये बैलेंस शीट में ये वाला जो अमाउंट है ये बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ था राइट, फर्नीचर का अमाउंट। और ये ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, SP मतलब सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से हमने ये एडजस्टमेंट किया। और नेक्स्ट बोला कि पार्ट पेमेंट कर देना है सुरेश को, RTGS कर देना है। तो यहाँ से माइनस 15,000 हमको करना है। और जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है वहाँ पे टू बैंक अकाउंट करके आप लिखोगे और आप ब्रैकेट में लिख लो पार्टली पेड। किसको पे कर रहे हैं, रिटायर हो रहा है वो, उस पार्टनर को 15,000 बोला तो उसके खाते में हम 15,000 डेबिट साइड में लिख देंगे।
डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमको यहाँ पे है कि अब क्या बोला, लोन के अगेंस्ट एडजस्ट कर देना है बाकी का बचा हुआ बैलेंस, राइट। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो आप देखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड में आपका मोर अमाउंट है, क्रेडिट साइड में आपका, राइट। यहाँ पे 0 0 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 17, 17 का 7 कैरी वो 1 किया तो 9700, यहाँ पे भी लिखेंगे 9700। अब इसका टोटल आप करोगे तो यहाँ पे आपको 0 0 and 5 2500, 9700 - 2500 करोगे तो 0 0 7 - 5 किया तो 2 और 9 - 2 किया तो 7200 है। अब आपको क्या करना है, ये 7200 जो प्रॉफिट हुआ, क्रेडिट बैलेंस होना मतलब प्रॉफिट होना, तो ये जो प्रॉफिट है आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और तीनों भी पार्टनर को इक्वली देना है हमको, अनिल, सुनील एंड सुरेश को, मतलब डिवाइड बाय 3 कर दो। तो 7200 को डिवाइड बाय 3 करेंगे, प्रॉफिट 7200 डिवाइड बाय आप 3 करोगे तो ईच पार्टनर के लिए आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा कितना होता है 6, 1 लेफ्ट 7 4 ज़ा 12, तो 2400 फॉर ईच, हर एक जन के लिए 2400 रुपया। तो यहाँ पे अभी लिख लेंगे 2400 एंड 2400। अभी इनकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट करके हम इनके बैलेंसेस को हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ये अमाउंट्स को अभी हम क्या कर देंगे, वहाँ पे लिख के, और फिर उनके टोटल हमको करने हैं, राइट। तो यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लोगे कि प्रॉफिट, तो आपको उससे एक आइडिया रहेगी कि हाँ ये प्रॉफिट ऑलवेज क्रेडिट साइड में आता है। हम जैसे करते हैं, जैसे प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिट हो जाता है ना, और फिर एरर भी हम रेक्टिफाई आराम से कर सकते हैं, स्टेप्स फॉलो करते हैं तो, ठीक है। अभी लिख दिया। इसके बाद में अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज करोगे। आप देखोगे कि डेबिट साइड, क्रेडिट साइड मोर दिख रहा है, डेबिट साइड में अनिल एंड सुनील के यहाँ पे तो कुछ नहीं है, सुरेश का खाली 15,000 दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आप जब टोटल करोगे तो 0 0 5 + 5 10 + 4 14 का 4 कैरी ओवर 1 2 + 1 3 3 + 4 7 7 + 1 8 8 + 2 कितना होता है 10 0 कैरी ओवर 1 तो 4 3 + 1 4 हो गया, राइट। फिर यहाँ पे 0 0 5 + 5 10 एंड 4 14 हुआ, कैरी ओवर 1 किया, 1 + 5 कितना होता है 6 एंड 4 10 10 11 एंड 13 का 3 कैरी ओवर 1 43,400। फिर यहाँ पे 0 0 6 + 5 कितना होता है 11 11 + 5 16 16 + 4 20, तो 0 कैरी ओवर 2 2 + 3 5 5 + 4 कितना होगा 9 9 + 1 10 10 + 2 12 का 2 कैरी ओवर 1 तो 52,000। तो इस तरीके से बैलेंस आ गया। अभी आप क्या करोगे, इधर लिख दोगे इनके बैलेंसेस को पैरेलल लाइन में यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे, तो यहाँ पे 52,000, फिर 43,400 एंड 40,400। अब आपको क्या करना है, इसका आपने पार्टली पेमेंट किया बैंक, बाकी का इसका लोन आना चाहिए ना, तो पहले हम जो रिटायरिंग पार्टनर उसका ही अमाउंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस करोगे आप 0 0 4 - 0 किया तो 4, राइट। 0 - 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 10 10 - 5 किया तो 5 एंड 3 - 1 किया तो 2, तो 25,400 है ना, आपको 2 लोन अकाउंट करके लिखना है, 2 लोन अकाउंट। और ये किसका लोन है, तो ये सुरेश का लोन। तो ये इमीडिएटली आप क्या करो, बैलेंस शीट में आप है ना रिकॉर्ड कर लो, यहाँ पे लायबिलिटीज़ के अंडर में सुरेश ने क्या किया, लोन दे दिया भाई फर्म को, रिटायर होते होते उसने आप
15,000 तो ले गया और बाकी का पैसा एज अ लोन फर्म को दे दिया, तो 25,400 इस तरीके से रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको इनके जो बैलेंसेस है, इनका तो बैलेंसिंग फिगर है वो कैपिटल ही है, राइट। तो नेक्स्ट लाइन में आप इस तरीके से 52,000, ये सर्कल करने का मकसद ये है कि आपको पता है कि आगे ये अमाउंट फॉरवर्ड करना है। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। तो ये अनिल एंड सुनील का जो बैलेंसेस है, कैपिटल बैलेंसेस 52,000 एंड 43,400 टोटल करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो 0 0 4 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, एंड 5 + 4 कितना होता है 9, तो 95,400। अब हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली करने देखेंगे। तो लायबिलिटी साइड को आप क्लोज करोगे, यहाँ पे देखो 0 0 4 + 3 कितना होता है 7, 7 + 6 करेंगे तो 13, 13 + 4 करेंगे तो 17 का 7 कैरी ओवर 1 किया, 1 + 5 6, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी ओवर 1, 1 + 9 10, 10 + 2 12, 12 + 1 13, 13 + 2 15, तो यहाँ पे 15, तो 1,51,700 है। अब आप देखोगे कि बैंक का बैलेंस अभी तक हमने ट्रांसफ़र नहीं किया है ना, आउटर कॉलम में मतलब नहीं डाला है, तो हमें पहले इसमें से 15,000 माइनस करना है। तो आप जब 8,400 + 21,800 करोगे तो उसका टोटल जो है आपका वो यहाँ पे 30,200 आने वाला है। 30,200 में से आप 15,000 माइनस करोगे तो आपको 15,200 मिलेगा, वो आपको आउटर कॉलम में 15,200 बैंक बैलेंस लिख देना है। इसके बाद आपको टोटल करना है, ठीक है। तो आपको नज़र घुमानी है कि कहाँ पे कोई अमाउंट आपने अभी तक दिखाया नहीं है, तो उसको पहले शो करना है आपको, ऐसा होता है ना, तो ध्यान देना है। फिर यहाँ पे 0 0, फिर 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 7 कैरी ओवर 1, 1 + 8 9, 9 + 5 14, 14 + 7 21, 21 + 9 21 + 9 30, 30 + 6 36, 36 + 5 कितना होता है 41 का 4 कैरी ओवर 4, 4 + 1 5 + 1 6, 6 + 7 कितना होगा 13, 13 + 1 14, 14 + 1 15, तो 1,51,700 इस तरीके से आपकी ये बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट टैली हो गई मतलब आपका सम भी करेक्ट हो गया है 99%। तो आपको है ना फॉर्म विद द जो भी उसके इफेक्ट्स जैसे जाने चाहिए करोगे तो सम बराबर हो जाएगा। आई होप आपको सम समझ में आया। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी चैनल लिंक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।